हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये नई एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है। 7 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। आज 8वां अध्याय पढ़ेंगे, विविधता में एकता या एक में अनेक। जो पिछला अध्याय था उसमें मैंने आपको हिंदू दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के बारे में बताया गया था। और इस किताब में धर्म की जगह पर दर्शन का प्रयोग हुआ है। तो ये पिछले लेसन में मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर जरूर देख लीजिएगा। आज अध्याय 8 पढ़ेंगे, विविधता में एकता या एक में अनेक। अच्छा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ये लाइन दी जाती हैं, तो सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गवा सकूं। ये लाइन किसकी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। आगे लिखा है, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव व स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ये किसने कहा है? ये श्री अरविंद ने कहा है। तो प्रत्येक लेसन में शुरुआत में कुछ लाइन दी गई हैं, तो इसमें भी दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं। भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है? भारत की विविधता के कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं? हम विविधता में निहित एकता का कैसे पता लगाते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी लेसन में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है समृद्ध विविधता। भारत जो है विविधताओं का देश है, लेकिन विविधता में भी यहाँ पर एकता देखी जाती है और यही बताया गया है। लिखा है, यदि आप रेल द्वारा भारत की यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्यों को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का भी अनुभव करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आप अपने राज्य से किसी अन्य राज्य या शहर में जाएंगे तब भी आपको ये अनुभव होगा। तो यही बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप परिचित एवं अपरिचित भाषाएं सुनेंगे और विभिन्न लिपियों को देखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र में भी भारत के विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत की समृद्ध विविधता है और सामान्यतः यही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित करता है। तो ये बताया जा रहा है कि आप भारत के ही विभिन्न राज्यों में जाएं, अलग अलग भागों में जाएं, तो वहाँ की रीति रिवाज भी अलग देखेंगे और परंपरा भी अलग देखेंगे। तो यही भारत की क्या है? समृद्ध विविधता है और सामान्यतः यही वह पक्ष है, इसीलिए जो अन्य देश के पर्यटक हैं भारत में घूमने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1.4 अरब से भी अधिक निवासियों वाले इस देश में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। तो ये बात हो रही है 20वीं सदी के अंत की। तो 20वीं सदी के अंत में भारत के एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोग परियोजना के अंतर्गत, परियोजना का नाम याद रखिएगा, भारत के लोग। तो इस परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4,635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। तो ये भी याद रखिएगा, जो 4,635 समुदाय थे उनका व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं की गणना की गई। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ न रहने के कारण अनेक भारतीयों को प्रवासी भी कहा जा सकता है। यानी कई ऐसे भारतीय हैं, कई ऐसे समुदाय हैं, या ये कह लीजिए कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ नहीं रहते हैं। तो ऐसे भारतीयों को क्या कहा गया? प्रवासी। चलिए, प्रवासी भी कहा जा सकता है, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता वास्तव में सुंदर है, परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है।
एक शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था। क्या कहा था इन्होंने? विंसेंट स्मिथ की यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई हैं। इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है, यानी विविधता होते हुए भी यहाँ पर एकता है। आगे बढ़ते हैं। विविधता में एकता का अर्थ, विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और कैसे व्यक्त करें? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है, यानी एक में अनेक को कैसे समझा जा सकता है। लिखा है सभी के लिए भोजन। तो आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आप लाखों ना सही किंतु हजारों प्रकार के व्यंजनों और पकवानों का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ और गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी और विभिन्न प्रकार की दालों का लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है। ये सभी अधिकांश भारतीयों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। चित्र में इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक जैसे कुछ सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। चित्र में भी इसी प्रकार दर्शाया गया है। हम इस सूची को कुछ सामान्य साग सब्जियों और तेलों इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री से विभिन्न प्रकार के अनगिनत व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। तो ये आप चित्र देख लीजिए। तो इसमें जो ये अनाज हैं, ये ऐसे अनाज हैं जो प्रत्येक राज्य में खाए जाते हैं। जैसे अरहर है, अरहर की दाल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग दाल है, मसूर दाल, चावल, लोबिया और मक्का। तो ये कॉमन चीजें हैं जो प्रत्येक राज्य में खाई जाती हैं, लेकिन सबके बनाने का तरीका अलग अलग है। मसाले भी वही हैं, वही मसाले हैं। इलायची है, काली मिर्च है और भी कई प्रकार के मसाले होते हैं। जीरा है, सौंफ है और भी कई मसाले आपने अपने घर में देखे होंगे। अदरक है, सौंठ भी, सूखा अदरक होता है, उसे सौंठ कहा जाता है। तो चीजें वही हैं, बस बनाने का तरीका अलग अलग है, ये कहा गया है। आगे लिखा है वस्त्र एवं परिधान। ये तो बात हो गई खाने पीने की, यानी खाने की सामग्री वही है, खाने का तरीका अलग है। अब जैसे ईवीएस, यदि आप पेपर फर्स्ट भी देने वाले हैं तो ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। यानी कुछ विशेष व्यंजन भी हैं जो खाए तो हर राज्य में जाते हैं, लेकिन किसी एक विशेष राज्य से उसका संबंध है। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूल की सब्जी के साथ, यानी केरल के फूल की सब्जी तो खाई जाती है, लेकिन केरल में टैपियोका प्रत्येक व्यंजन के साथ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, वहीं राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खाया जाता है। तो ये कुछ विशेष व्यंजन जो किसी विशेष राज्य से संबंध रखते हैं, लेकिन अब ये आप प्रत्येक राज्य में खा सकते हैं क्योंकि लोगों ने बनाना सीख लिया है। कई तरीके के ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनमें लिखा होगा कि यहाँ पर इस राज्य की विशेष व्यंजन मिलता है। तो इस तरीके से आप खा तो प्रत्येक राज्य में सकते हैं, प्रत्येक जगह, लेकिन उनका संबंध किसी एक विशेष राज्य से है। आगे लिखा है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान के बारे में लिखा है भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने वस्त्रों और परिधानों की अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में एक समानता पाते हैं। क्या समानता है? यानी परिधान भी अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं, कुछ समानताएं हैं पाई गई हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इसका एक स्पष्ट उदाहरण भारत के अधिकांश भागों में पहने जाने वाला विभिन्न प्रकार के सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान है, साड़ी। अब साड़ी जो है, इसके पहनने का तरीका अलग अलग है, लेकिन साड़ी वही कॉटन की है या और किसी कपड़े की है, एक लंबा परिधान है, रेशम की भी हो सकती है। ये मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम यानी सिंथेटिक कपड़ों से भी बनाई जाती है।
तो ये आपको याद रखना है, साड़ी पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन साड़ी तो वही है। वही 5 मीटर की साड़ी आती है आपके घर में, आपकी हमारी मम्मी पहनती हैं जो साड़ी, तो वही साड़ी है। बस ये साड़ी जो है, इसके पहनने का तरीका आप भले ही अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से देख सकते हैं। आगे लिखा है बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मुगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों प्रकार के रूप हैं। अब ये बिना सिला वस्त्र है और इसके सैकड़ों रूप हैं। यहाँ पर ये चित्र देख लीजिए आप लोग, ये और ये वैशाली से प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति है। तो ये वैशाली से प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। जो साड़ियां हैं ये बुनाई और विभिन्न डिजाइन से तैयार की जाती हैं। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंततः रंगों में अनेक विविधताएं होती हैं, जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती हैं। तो कई तो आप देखेंगे कि धागा से ही बुनाई की गई है, उसी धागे में रंग बिरंगे धागों से, और कई में छपाई की जाती है ऊपर से। इस तरह साड़ी का लंबा इतिहास रहा है। कुछ शताब्दी सामान्य संवत पूर्व वैशाली में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहने हुई स्त्री को दर्शाया गया है, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। ये साड़ी की आप कुछ डिजाइन देख सकते हैं। आगे लिखा है बहुत लंबे समय तक भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा और उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। यानी कि भारत का जो कपड़ा था, सूती कपड़े पर छपाई की जाती थी, छींट जिसे कहा जाता था, तो ये यूरोप में बहुत पसंद किया गया और यूरोप में जो कपड़े बनते थे उनकी कीमतों में गिरावट आ गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो इंडिया वाले कपड़े को पसंद कर रहे थे। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। अब वहां का व्यापार ही बर्बाद हुआ जा रहा था, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, भारत से जो छींट का जो कपड़ा वो मंगाते थे उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ था, उकेरी गई मूर्ति, तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है एक डिजाइन जो समतल के सतह पर उकेरी गई हो, यह पत्थर, लकड़ी, मृत्तिका या अन्य सामग्री की बनी हो सकती है। आगे लिखा है साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने व पहनने के नए नए तरीके आज भी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंतत्वगत्वा यह एक ही प्रकार का परिधान है, साड़ी। यानी कि इसके पहनने के तरीके तो अनेक हैं, लेकिन इसका नाम सिर्फ एक ही है। अंत में इसे क्या ही कहा जाएगा, साड़ी कहा जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे साड़ी का प्रयोग परिधान के अलावा अन्य कई तरीके से महिलाएं कर लेती हैं। जैसे ये चित्र दर्शाए गए हैं, साड़ी से बच्चे का झूला बना दिया है, बच्चा उसमें लेटा हुआ है और ये चित्र जो है कट रहे हैं। ये वाला आधा चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। मछली पकड़ने के लिए भी महिलाएं साड़ी का प्रयोग कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए अनाज रखने के लिए भी कर रही हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है महिलाएं साड़ी का प्रायः एक परिधान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उपयोग कर सकती हैं। ये चित्र जो है दक्षिण भारत के हैं। विगत शताब्दियों में भारत में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती हैं। चित्र में यही दर्शाया गया है। तो ये यही चित्र में दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर देखो मछली पकड़ने के लिए ये सर पर रखती हैं, ये जब भार उठाती हैं तो ये इस तरीके से साड़ी को गोल गोल करके सर पर रख लेती हैं। ये बरसात से बचने के लिए, और ये महिला जो है यहाँ पर बिछाए हुए है, साड़ी पहने भी है, बिछाई भी है। जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान धोती के कपड़े तथा उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न रूपों की एक सूची तैयार कीजिए। अब जो धोती है वो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, तो उसके उपयोग बताने के लिए कहा गया है।
आगे लिखा है त्योहारों में विविधता। तो भारत में त्योहारों की अपार विविधता है, बिल्कुल है। आपने देखा होगा कुछ त्योहार एक ही समय पर पूरे भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। अब ये जो राज्य आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। माघी लोहड़ी कहा जाता है पंजाब हरियाणा की तरफ। इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। उत्तर और मध्य भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं। इसी तरीके से गुजरात की तरफ इसे उत्तरायण, और भी कई जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। असम में इसे माघ बिहू कहा जाता है। तो प्रत्येक राज्य में समय वही है, लेकिन इस त्योहार का नाम अलग अलग है। इसे पौष सौंग क्रांति भी कहा जाता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, पेड्डा पंडुगा कहा जाता है, पोंगल भी कहते हैं। समय वही है, वही तारीख भी हो सकती है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं प्रत्येक राज्य में। तो इस मानचित्र में यही दर्शाया गया है। मानचित्र लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्योहार के विभिन्न नामों को प्रदर्शित करता है। एक ही त्योहार है, एक ही तिथि है लगभग, लेकिन नाम अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य का विस्तार। तो महाकाव्य क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, सामान्यतः एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों एवं योद्धाओं की कथाओं का व्याख्यान करती है, तो वो कहलाती है महाकाव्य। महाकाव्य का विस्तार क्या है? साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय साहित्य बहुत विविध है एवं विश्व के सबसे धनी साहित्यों में से एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना? मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ लगभग 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। तो पंचतंत्र की बात हो रही है, इसमें मनोरंजक कथाएं हैं, पशुओं के माध्यम से समझाई गई हैं और ये महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाती हैं। इसका जो मूल पाठ था वह संस्कृत में था और लगभग 2200 वर्ष पुराना था। इसका रूपांतरण हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब देशों तथा यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध हैं। तो 50 से अधिक भाषाएं और 200 से अधिक इसके रूपांतरण है, किसके? पंचतंत्र के। इस क्रम में इसने कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक में परिवर्तित हो गया है। यद्यपि भारत के सबसे प्रभावशाली दो महाकाव्य रामायण एवं महाभारत हैं। तो दो सबसे प्रभावशाली जो महाकाव्य हैं वो रामायण और महाभारत हैं। लेकिन पंचतंत्र के बारे में भी बताया गया है कि 50 से अधिक भाषाओं में इसके 200 से अधिक रूपांतरण हैं और मूल पाठ संस्कृत में है और 2200 वर्ष पुराना है पंचतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अपने मूल संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं। कौन से? रामायण और महाभारत, जिसमें नायक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाई कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एवं हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था। इन कथाओं में कई और छोटी कथाएं और उपकथाएं हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और लगातार प्रश्न पूछती हैं, क्या सत्य और क्या असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये एक चित्र दर्शाए गए हैं, किस प्रकार से रावण जो है सीता को लेकर जाता है, तो ये दर्शाया गया है। रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र। आगे लिखा है, 200 शताब्दियों से अधिक समय से इन दो महाकाव्यों का भारत एवं भारत से बाहर अनुवाद व रूपांतरण किया जाता रहा है। इसके साथ ही इसके अनगिनत लोक संस्करण भी हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक विद्वान ने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में भारत में 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी। तो सिर्फ तमिलनाडु का जब सर्वेक्षण किया तो तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में महाभारत के 100 से अधिक स्वरूप पाए गए।
तो पूरे भारत में कितने होंगे ये अनुमान लगाने के लिए कहा गया। आगे लिखा है, वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण एवं महाभारत के अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली किंवदंतियों को भी संरक्षित रखा है। भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत के कई अन्य जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र की अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। तो जो जनजाति हैं उनके पास इन दोनों अथवा किसी एक की लोक कथा भी उपलब्ध है और ये जनजाति रूपांतरण मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। इनके साथ ही ये किंवदंतियां भी प्रसारित हुई हैं कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए थे। कौन कौन से पात्र यहाँ लिखे भी हैं ब्रैकेट में, सभी या कोई एक, सामान्यतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन एवं चचेरे भाई। तो जनजातियों ने बताया है कि जो रामायण और महाभारत से जुड़े हुए पात्र हैं उनके जनजाति क्षेत्रों से संबंधित हैं, वहां क्षेत्रों में आए हैं। मानव विज्ञानी के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने पृष्ठ 126 पर उल्लेख किया था, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत एवं एशिया के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक सूत्र के गहन तंत्र को विकसित किया। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। तो ये जो बताया गया था, जो भारत के लोक परियोजना थी, जिसका शुरुआत में ही जिक्र किया गया था, तो मानव विज्ञानी जो थे के.एस. सिंह द्वारा निर्देशित थी ये भारत के लोक परियोजना। तो वे बता रहे हैं कि वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, कौन, के.एस. सिंह, कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां पांडव ना गए हों, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र दर्शाया गया है। पंच पांडव, तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में पंच पांडवों को दर्शाता नक्काशीदार पत्थर। ये पंच पांडवों को दर्शा रहा है, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5। तो ये पत्थर है। इरुला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है, जो इस बात का स्मरण कराता है कि पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे। आगे लिखा है, इस अध्याय की विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति के और अधिक पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं में विविधता एवं एकता को सरलता से देखा जा सकता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्नता के रूप में प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती। तो लेसन जो है यहीं पर होता है समाप्त। यहाँ पर सार लिखा रहता है। तो भारत में विभिन्न परिदृश्यों, व्यक्तियों, भाषाओं, प्रधानों, भोजन एवं त्योहारों एवं परंपराओं की विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है। भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं अपितु समृद्ध करती है। तो वो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। यही बताया गया है कि विविधता होते हुए भी यहाँ पर एकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 to 8 कंप्लीट में पढ़ाऊंगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे ही 6 कंप्लीट होगा मैं 7th की बुक की शुरुआत कर दूंगी, और फिर 8th की बुक की, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।